फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के खंड काव्य मुक्ति यज्ञ के बारे में, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है। तो चलिए हम प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशिष्ट यानी कि प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। मित्रों, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं अथवा करके, आप इन्हें अपने अनुसार से देख लीजिएगा। बाकी मैं कुछ को पढ़ दे रही हूँ, जैसे कि है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में निम्नवत है। गांधी जी साबरमती आश्रम में अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। वह डांडी यात्रा थी जन के राम गए थे फिर वन। सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का डांडी ग्राम बना बलि प्रंगण। गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, वरन इसके माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना चाहते थे और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध के आधार पर सत्य और अहिंसा था, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति ही चलने लगा। गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तु के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया। समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्व उत्साह एवं जागृति उत्पन्न कर दी। गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाने के लिए आमरण अनशन आरंभ किया। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय किया। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। मैकडॉनल्ड अवार्ड के द्वारा केंद्र एवं प्रांत की सीमाओं से संपूर्ण भारतवर्ष को विभिन्न सांप्रदायिक टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। इससे असंतोष और भी ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में कुछ नेताओं के समर्थन से मंत्रिमंडल बनाने स्वीकार किया। शीघ्र ही विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के सहयोग की शर्तें ब्रिटिश सरकार को मान्य नहीं थी। फलतः गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जापान के विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के बाद भारत में भी खतरे की संभावनाएं उत्पन्न होने लगी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, जिसका भारतीय जनता ने विरोध किया। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया। उसी रात्रि में गांधी जी व अन्य नेता गठबंदी बना लिए गए और अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों, स्त्रियों पर भीषण अत्याचार आरंभ कर दिया। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो उठा। चारों ओर हड़ताल और तालाबंदी हो गई। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से हिल गया। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी थी। आजाद हिंद सेना के संगठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत को अंग्रेजी की दास्ता से मुक्त कराने की योजना बनाई। सन 1945 ईस्वी में सारे बंदी बनाए गए नेता छोड़ दिए गए। इससे जनता में उत्साह की लहर पुनः उमड़ने लगी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनका निधन हो गया। सन 1942 ईस्वी में ही भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया।
अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन करवा दिया। एक ओर तो देश में स्वतंत्रता का उत्साह मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो रहा था। गांधी जी ने इससे दुखी होकर आमरण उपवास रखने का निश्चय किया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दुखांत घटना के पश्चात कवि द्वारा भारत की एकता की कमान के साथ इस काव्य का अंत हो जाता है। इस प्रकार इस खंड काव्य का आधार फलक बहुत विराट है और उस पर कवि पंत द्वारा बहुत सुंदर और प्रभावशाली चित्र खींचे गए हैं। इसमें उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी और संपूर्ण देश में क्रांति की आग में सुलग रहा था। इसमें व्यक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति संकुचित नहीं है। निष्कर्ष रूप में मुक्ति यज्ञ गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। तो चलिए मित्रों, अब हम प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है मुक्ति यज्ञ के नायक यानी कि प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा करके और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। मुक्ति यज्ञ काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं, जिनमें प्रथम है प्रभावशाली व्यक्तित्व। गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। उनकी डांडी यात्रा के संबंध में कवि ने लिखा है, वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का डांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। दूसरा है सत्य, प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। मुक्ति यज्ञ में गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों में सत्य, प्रेम और अहिंसा प्रमुख हैं। अपने इन तीनों आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। इन सिद्धांतों को वे अपने जीवन में भी अक्षरशः उतारते थे। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा। तीसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा। मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी जो भी कार्य आरंभ किया उसे पूरा करके ही छोड़ा। वे अपने निश्चय पर अटल रहते हैं और अंग्रेजी सत्या दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं होते। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की, उसे पूरा भी किया। प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं, यदि ना नमक कर लौट ना आश्रम में आऊंगा, जो स्वराज ला सका नहीं घर। चौथा है जातिवाद के विरोधी। गांधी जी का मत था कि भारत जाति पाति के भेदभाव में पड़कर ही शक्तिहीन हो रहा है। उनकी दृष्टि में ना कोई छोटा था, ना स्पृश्य था और ना ही तुच्छ। इसी कारण वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। भारत आत्मा एवं अखंडित रहते हुए हिंदू में हरिजन जाति वर्ण अघपोच चाहते वे संयुक्त रहे भूजनगण। पांचवा है जननेता। मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी संपूर्ण भारत में जन जन के प्रिय नेता हैं। उनके एक संकेत मात्र पर ही लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। यथा मुट्ठी भर हड्डियां बुलाती छात्र निकल पड़ते सब बाहर, लोग छोड़ घर द्वार मान पद हंस हंस बंदी गृह देते भर। भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाकर ही दम लिया। छठवां है मानवता के अग्रदूत। मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में ही लगा देते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि मानव मन में उत्पन्न घृणा से नहीं अपितु प्रेम से मरती है। वे आपस में प्रेम उत्पन्न कर घृणा एवं हिंसा को दूर करना चाहते थे। वे हिंसा का प्रयोग करके स्वतंत्रता भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा पर टिकी हुई संस्कृति मानवीयता से रहित होती है। घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानवीय होना मुझे भय।
सातवां है लोक पुरुष। मुक्ति यज्ञ में गांधी जी एक लोक पुरुष के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। इस संबंध में कवि कहता है, संस्कृति के नवीन त्याग की मूर्ति, अहिंसा ज्योति, सत्य व्रत, लोक पुरुष, स्थित प्रज्ञ, स्नेह धन, युग नायक, निष्काम कर्मरत। आठवां है सांप्रदायिक एकता के पक्षधर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में हिंदुओं और मुस्लिमों में भीषण संघर्ष हुआ। इससे गांधी जी का हृदय बहुत ही दुखी हुआ। सांप्रदायिक दंगा रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। गांधी जी सोच रहे हैं, मर्म रुधिर पीकर भी बर्बर भूख की प्यास बुझेगी निश्चय। नौवां है समदृष्टा। गांधी जी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई बड़ा था और ना ही कोई छोटा। छुआछूत को वे समाज का कलंक मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई अछूत नहीं था। छुआछूत का भूत भगाने किया व्रती ने दृढ़ आंदोलन, हिले ध्वजों के रुद्र हृदय पर, खुले मंदिर के जड़ प्रांगण। इस प्रकार मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी महान लोक नायक, सत्य, अहिंसा और प्रेम के समर्थक, दृढ़ प्रतिज्ञा, निर्भीक और साहसी पुरुष के रूप में सामने आते हैं। गांधी जी में सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश करते हुए उनके चरित्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। तो चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ, जो कि है मुक्ति यज्ञ में निरूपित आज़ाद हिंद सेना की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अपने घर में ही नज़रबंद सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर जनवरी सन 1941 में नज़रबंदी से निकल भागे थे तथा अफगानिस्तान, जर्मनी होते हुए जापान जा पहुँचे। दिसंबर 1941 में जापान ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया। उस समय मलाया में अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन और अंग्रेजी सैन्य विभागों के साथ लगभग 60,000 भारतीय सैनिक और उच्च पदाधिकारी भी नियुक्त थे। पराधीन देश के सैनिक होने के कारण उनके तथा अन्य देश के सैनिक में वेतन और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से बहुत भेदभाव रखा जाता था। जापानियों ने बड़ी आसानी से मलाया पर अधिकार कर लिया। इन्हीं दिनों बंगाल के क्रांतिकारी नेता श्री राम रास बिहार बोस ने जापानी सैन्य अधिकारी से मिलकर युद्ध में बंदी भारतीय सिपाहियों की एक देशभक्त सेना बनाई। सितंबर सन 1942 में भारतीय सेना नायकों के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना बनी। मलाया, बर्मा, हांगकांग, जावा आदि देशों के अनेक प्रवासी भारतीय भी उसमें सम्मिलित हुए। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना एक महत्वपूर्ण और बलशाली सैन्य संगठन बन गया। 26 जून सन 1945 को भारत के प्रति रेडियो संदेश भेजते हुए आज़ाद हिंद रेडियो से उन्होंने घोषित किया था कि आज़ाद हिंद सेना कोई पराधीन और शक्तिहीन सेना नहीं है। इसके नायक धुरी राष्ट्रों की सहायता से भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने की योजना बना रहे थे। मई 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जून में कांग्रेस के बंदी नेता छोड़ दिए गए। सारे देश में उत्साह की लहर छा गई। इन्हीं दिनों लाल किले में बंदी आज़ाद हिंद सेना के नायकों पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान जब इन वीरों की शौर्य गाथाएं जनता के सामने आई, तब समस्त भारतीय जनता का प्रेम उन पर उमड़ पड़ा। इसी समय हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के समाचार से संपूर्ण भारत में निराशा के बादल छा गए। उनके कठिन प्रवास की दुखद कहानियों को सुनकर जनता का यह अवसाद क्रोध में बदल गया। इस प्रकार युद्ध समाप्त होते होते संपूर्ण भारत में फिर क्रांति की उत्तेजना व्याप्त हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ, जो कि है मुक्ति यज्ञ काव्य खंड काव्य के अंतर्गत कवि ने जिन प्रमुख राजनैतिक घटनाओं को स्थान दिया है उनका संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के अंतर्गत कवि ने निम्नलिखित राजनैतिक घटनाओं को स्थान दिया है।
पहला है साइमन कमीशन का बहिष्कार, दूसरा है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, तीसरा है नमक आंदोलन ब्रैकेट में टांडी यात्रा, चौथा है शासन को आंतरिक करने का आंदोलन, पांचवा है देशभक्तों को फांसी, छठा है मैकडॉनल्ड पुरस्कार, सातवां है कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना, आठवां है द्वितीय विश्व युद्ध, नौवां है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 10वां है सन 1942 ईस्वी की क्रांति यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, 11वां है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, 12वां है स्वतंत्रता की प्राप्ति, 13वां है देश का विभाजन और चौथा है बापू का बलिदान। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।